Reincarnation of My Mysterious Husband. एपिसोड 10। मुंबई। मिष्टी अपने सामने उस महल नुमा इमारत की तरफ देख रही थी जिसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां अंदर क्या होता होगा। अजय मिष्टी की तरफ देखते हुए बोला, आज से यही तेरा ठिकाना है। मिष्टी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे तो लग रहा था कि उसे सिर्फ धोखा दिया गया, लेकिन नहीं, उसे सिर्फ धोखा नहीं, उसे तो बेचा गया था। उसके सिर्फ दिल का कत्ल नहीं किया गया था, उसके सिर्फ प्यार का गला नहीं नोचा गया था, उसे खुद एक चीज बनाकर बाजार में उसकी कीमत लगा दी गई थी। अजय मिष्टी की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। तू जहाँ भी जाएगी इस कोठे के आदमी तुझे पकड़कर यही वापस ले आएंगे, इसलिए कोशिश भी मत करना। मिष्टी व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, मैं कोशिश करूंगी ही नहीं। अब चलो अंदर चले। ये बोलकर उसने खुद ही अपने कदम अंदर कोठे की तरफ बढ़ा दिए थे, जिसका दरवाजा एकदम गोल्डन था। ऐसा लग रहा था जैसे सोने का बना हो भी सकता था। आखिर जिसको नोचकर जो काला पैसा कमाया जाता था उसे खाकर तो पेट की भूख शांत नहीं की जाती होगी। दो पैसे मेहनत के हो तो खर्चने में सोचना पड़ता है, हराम की कमाई तो खर्ची नहीं उड़ाई जाती है। वो अंदर की तरफ आए। अब तक उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन अब तो वो नमी भी सूख गई थी। अजय उसे अंदर की तरफ लेकर आया जहां सामने ही एक बड़ा सा झूला था, जो दो जंजीरों से ऊपर की तरफ बंधा हुआ था, और उस झूले पर एक औरत बैठी थी जिसने लहंगा चोली जैसा कुछ पहना हुआ था। बेहद चमकीला और सोने चांदी के गहनों से लगी हुई वो औरत तकरीबन 30-35 साल की लग रही थी। जैसे ही उसने कदमों की आहट सुनी, उसने तुरंत सामने की तरफ देखा और वहां मिष्टी और अजय को देखकर वो मुस्कुराए और बोली, आओ आओ अजय, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी ये शबनम। अजय उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम मेरा इंतजार करो शबनम, और मैं ना ऐसा हो सकता है क्या? और देखो क्या खूबसूरत तोहफा लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। ये बोलते हुए उसने मिष्टी की तरफ देखा। मिष्टी ने अभी भी हल्का सा घूंघट अपने चेहरे पर ले रखा था, जिससे बस उसके होंठ दिखाई दे रहे थे। शबनम मिष्टी को देखकर मुस्कुराए और बोली, लगता है तेरा तोहफा कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, इसलिए कहीं नजर ना लग जाए इस डर से उसे छिपा रखा है। लेकिन इस शबनम से कैसा डर, आखिर मुझे दिखा तो सही, क्या तोहफा लेकर आया तू मेरे लिए? जितनी कीमत की बात हुई थी उस कीमत के लायक भी है, या फिर घाटे का सौदा कर लिया मैंने? ये बोलते हुए उसकी आवाज में एक अलग ही अदा थी। उसके कहने पर अब अजय ने मिष्टी की तरफ देखा और बोला, बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है, एकदम चिकना माल है, तू और तेरे ग्राहक दोनों ऐसे फिसलेंगे कि नोटों की बारिश होगी। ये बोलते हुए अब उसने मिष्टी के घूंघट को हाथ लगाया और उसे पूरी तरह से हटा दिया। शबनम की नजर मिष्टी पर गई और उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपने झूले से उठी और मिष्टी के पास आकर उसे सर से लेकर पैरों तक गौर से देखने लगी। वो उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। अजय तुरंत बोला, ऐसे क्या देख रही हो, पहली बार देखा है क्या इतना खूबसूरत माल? शबनम मुस्कुराते हुए बोली, बात तो तूने सही की है, इस कोठे में एक से बढ़कर एक पीस रखा है मैंने, लेकिन इसकी तो बात ही अलग लग रही है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसका चेहरा मैंने कहीं तो देखा है, शायद आज ही कहीं देखा था। पर खैर छोड़, अब तो इसे वही देखेगा जिसे मैं इसे देखने की इजाजत दूंगी। तूने खुश किया है आज, इसलिए तुझे तेरी उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। ये बोलते हुए अब वो वापस जाकर झूले पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ झूले की जंजीरों पर रखे हुए थे। उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा, जिसका नाम राजा था। राजा तुरंत आगे की तरफ आया और उसने अपने हाथों में पड़ा हुआ बैग अब अजय के पास जाकर उसकी तरफ बढ़ाया। अजय ने उस बैग की तरफ देखा और तुरंत उसे लपक लिया। मिष्टी चुपचाप ये सब चीजें देख रही थी। अजय तुरंत उस बैग को खोलते हुए उसमें रखे हुए पैसे गिनने लगा। जब उसने पैसे गिन तो 25 लाख की जगह पूरे 30 लाख रुपए थे। उसने हैरानी से शबनम की तरफ देखा और बोला, इसमें 5 लाख ज्यादा है। शबनम मुस्कुराए और बोली, जितनी खूबसूरत लड़की मैंने सोची थी उससे खूबसूरती भी तो कुछ ज्यादा है, इसलिए रख ले, बस ऐसे ही काम करते रहना, ये शबनम पैसों की कमी नहीं आने देगी तुझे। उसकी बात सुनकर अजय तुरंत बोला, मैं एक बात कहूँ? शबनम ने सवालिया नजरों से उसे दिखा। अजय जल्दी से बोला, तो बेशक से मुझे 5-10 लाख कम दे दे, लेकिन क्या मैं एक रात खुद इसके साथ? मेरा मतलब है बस एक रात, मैंने भी कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। शबनम चुपचाप अजय की तरफ देख रही थी, लेकिन अब उसके एक्सप्रेशंस बदलने लगे। उसने राजा के साथ खड़े आदमी की तरफ देखा, जिसका नाम चंदू था। वो चंदू की तरफ देखते हुए बोली, जरा मेरा देसी कट्टा तो लेकर आओ, आजकल कुत्ते भी शिकार करने का सोचने लगे हैं, तो जरा उन्हें उनकी असली औकात दिखा दूं। उद्धरण चिन्ह। शबनम की बात सुनकर अजय एकदम से कांप उठा।
चंदू ने तुरंत साइड में रखा हुआ शबनम का देसी कट्टा उठाकर शबनम को दिया, तो अजय तुरंत बोला, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊंगा और इस बार और भी ज्यादा बढ़िया माल लेकर आऊंगा। ये बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगा, लेकिन अचानक की शबनम ने उसे रोका, अबे रुक तो। उसकी आवाज सुनकर अजय तुरंत रुक गया। शबनम अपनी जगह से उठी और अजय के पास आई, उसने मिष्टी के गाल पर अपना हाथ रखा। मिष्टी बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ी थी। वो मिष्टी की तरफ देखते हुए बोली, ये साली बोलती भी है या गूंगी है? लड़कियां यहाँ पर लाई जाती है तो तांडव करती हैं, भागने की कोशिश करती है, गालियां बकती हैं, रोना धोना मचाते हैं, लेकिन ये तो ऐसे खड़ी जैसे इसे खुद यहाँ पर आने में मजा आ रहा हो। तू कहीं मुझे डिफेक्टिव पीस तो नहीं देकर जा रहा? अजय जल्दी से बोला, अरे नहीं यार शबनम, तेरे साथ ऐसा धोखा करूंगा क्या? ये बोलती भी है और बाकी सब चीजें भी बिल्कुल अच्छे से करेगी, एकदम बरोबर। थोड़ा प्यार वार का मामला है इसीलिए झटका लगा हुआ है, पर तू ग्राहक के साथ बिठाएगी तो सब सही हो जाएगा। शबनम उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, पक्का ना, वरना अभी 30 लाख दिए हैं, फिर 30 गोलियां दूंगी और वो भी ऐसी जगह जहां तूने सोचा भी नहीं होगा। अजय ने तुरंत अपनी बैग पर अपना हाथ रख लिया और बोला, कैसी कैसी बातें करती है शबनम, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हो तो तू मुझे फोन करना, मैं सब संभाल लूंगा, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से वहां से भाग गया। शबनम मिष्टी की तरफ देखते हुए बोली, ड्रामा करेगी या फिर सीधा सीधा धंधे पर बैठेगी? अगर ड्रामा करेगी तो बहुत पछताएगी, ऐसी हालत कर दूंगी कि पूरा बदन दर्द से कम उठेगा, और फिर ग्राहक जो दर्द देगा वो अलग, लेकिन सीधा धंधे पर बैठेगी तो मैं भी खुश और तू भी खुश। तुझे इस कोठे की रानी बना दूंगी। मिष्टी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मुझे कुछ देर सोना है। शबनम मुस्कुराए और बोली, तू तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकली, रात को पूरी रात मजे करेगी इसीलिए अब सोना चाहती है। चल जा, तुझे इस महल का सबसे आलीशान कमरा दूंगी। ये बोलते हुए उसने पीछे की तरफ देखा, जहां एक लड़की चंपा खड़ी थी, जिसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। वो चंपा की तरफ देखते हुए, जा ले जा इसे और कुछ खिला पिला भी देना, मरा मरा सा चेहरा लग रहा है, थोड़ी हिम्मत आएगी तो रात को तकलीफ नहीं होगी। चंपा आगे की तरफ आए और मिष्टी को वहां से ले गई। शबनम अब वापस अपने झूले की तरफ आए, लेकिन सीधे सीधे चलते नहीं बल्कि गोल गोल घूमते हुए, जिससे उसका वो जो लहंगा उसने पहना हुआ था वो भी गोल गोल घूम रहा था। घूमते घूमते अब शबनम को चक्कर आने लगे थे। वो जाकर धड़ाम से झूले पर बैठी और जंजीरों को पकड़कर अपने पैर हल्के हल्के हिलाने लगी। चंदू ने जल्दी से आकर झूले की जंजीरों को पकड़ा और उसे झूला देने लगा। शबनम मुस्कुराते हुए बोली, अब आएगा मजा, बहुत दिनों से मैंने महफिल नहीं सजाई थी, आज रात को महफिल सजेगी। ये बोलते हुए वो हंसने लगी और फिर राजा की तरफ देखते हुए बोली, जाओ सारे अमीरजादों को न्योता देकर आओ। आज की रात इस कोठे की सबसे रंगीन रात होगी। ये बोलकर अब वो अपने चेहरे को अपनी उंगलियों से छूने लगी थी। उसके होठों पर एक बड़ी ही अदा भरी मुस्कुराहट थी और वो कभी अपनी गर्दन को अपनी उंगलियों से सहलाती, तो कभी अपने ऊपर पहनी हुई ज्वेलरी को अपनी उंगलियों से छूने लगती है। राजा तुरंत वहां से जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली, शमशेर हवेली के बाहर ही खड़ा था। वो सोच रहा था कि वो सत्या के पास जाए जो अंदर था। पूरी रात सत्या नशे में खुद पर गुस्सा करता रहा और तकरीबन सुबह के 5 बजे शमशेर जबरदस्ती सत्या को हवेली के अंदर लेकर गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नशे में था और यूं बाहर वो बार बार इधर उधर लड़खड़ा रहा था। शमशेर उसे कुछ देर के लिए बिस्तर पर सुला कर आया था। शमशेर अभी सत्या के बारे में सोच ही रहा था कि एक औरत उसके सामने आकर खड़ी हुई। वो औरत कोई और नहीं, रोशनी थी। शमशेर ने सवालिया नजरों से देखा। रोशनी रोते हुए बोली, सब कुछ बर्बाद हो गया शमशेर भाई। मिष्टी के भाई भाभी ने उसका लगन कर दिया। शमशेर हैरानी से बोला, क्या लगन कर दिया? रोशनी अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, मैं आज सुबह मंदिर गई थी, तब देखा कि वो दोनों मिष्टी की किसी से शादी करा रहे थे, पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से उसकी शादी कर सकते हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्लीज आप सत्या भाव को बोलो ना, वो पता लगा ले कि मिष्टी के साथ हुआ क्या है। शमशेर के होश उड़ चुके थे। उसने अब रोशनी को कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत हवेली के अंदर की तरफ भागा। वहीं दूसरी तरफ सत्या बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें खुली और वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा। उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था और दूसरे हाथ से अपना फोन ढूंढ रहा था। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। शमशेर अंदर आने लगा, लेकिन साक्षी तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हुई। उसने कमरे का दरवाजा लगभग से बंद कर दिया था और गुस्से से शमशेर की तरफ देख रही थी।
शमशेर जल्दी से बोला, वो सत्या भाव। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही साक्षी बोली, तुम अंदर नहीं आ सकते। शमशेर ने दरवाजे से अंदर की तरफ झांक कर देखा, तो उसे सामने ही सत्या नजर आया। वो तुरंत बोला, मुझे सत्या भाव से बात करनी है, प्लीज आप साइड हटिए। साक्षी गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, तुम सत्या से नहीं मिल सकते तो मतलब नहीं मिल सकते। बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम सत्या के पास क्यों आए हो, पक्का उस मिष्टी के बारे में कोई खबर लेकर आए होगे, लेकिन अब सत्या को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें सत्या से नहीं मिलने दूंगी, उसकी बीवी सिर्फ मैं हूँ और मेरा हक है उसकी जिंदगी पर, मैं डिसाइड कर सकती हूँ ये कि कौन उससे मिलेगा और कौन नहीं। उसकी बात सुनते हुए शमशेर हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। उसका सत्या से मिलना फिलहाल बहुत ज्यादा जरूरी था। सूर्यवंशी हवेली। सत्या रूम के अंदर ही बैठा था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा था। वो बस अभी अभी उठा था और अपना फोन ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रूम के बाहर खड़ी साक्षी शमशेर को रूम के अंदर जाने से रोक रही थी। तभी साक्षी एक बार फिर से बोली, चुपचाप वापस चले जाओ यहाँ से, वरना कहीं ऐसा ना हो तुम्हें इस हवेली से ही बाहर निकलवा दूं। शमशेर ने एक गहरी सांस ली और बोला, जो काम मैं करने आया हूँ वो तो मैं करके रहूंगा, बेशक से फिर इस दुनिया से बाहर क्यों ना चला जाऊं। ये बोलकर अब उसने साक्षी को क्रॉस करते हुए दरवाजे पर अपना हाथ रखा और दरवाजा खोल दिया। अंदर उसकी नजर सत्या पर गई, जो बिस्तर से उठ रहा था। वो सत्या की तरफ देखते हुए बोला, भाव मिष्टी मिष्टी का जिक्र सुनकर ही सत्या में तुरंत उसकी तरफ देखा। वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, क्या हुआ मिष्टी को, मुझे मुझे मिष्टी के पास जाना है, तूने तूने मुझे सुलाया क्यों, अगर मिष्टी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शमशेर शमशेर अपना सर झुकाकर बोला, बेशक से मेरा सिर काट दीजिएगा भाव, लेकिन फिलहाल मिष्टी को बचाए वो वीर और हर्षाली ने उसकी शादी। अभी वो बोला ही रहा था कि सत्या ने उसका गिरेबान कसकर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, कुछ ऐसा मत कह देना शमशेर जो मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं। शमशेर ने अपना चेहरा झुका लिया और सत्या ने एक झटके में धक्का देते हुए उसे छोड़ दिया। सत्या गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था। वो कल रात ही वहां पर अपनी मिष्टी को लेने जाना चाहता था, लेकिन शमशेर में उसे रोक दिया और कब नशे में सो गया उसे खुद नहीं पता चला। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। अगले ही पल उसने दरवाजा पूरा खोला और दरवाजे से बाहर निकलते ही उसकी नजर साक्षी पर गई। साक्षी उसकी तरफ देखते हैं बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे सत्या, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आज बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम इस हवेली से बाहर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ा और फिर एकदम जोर से दरवाजे से लगाया। तो साक्षी का सिर पीछे दरवाजे पर लगा और उसके सर से खून बहने लगा। सत्या उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, अगर मेरी बंगालन को कुछ भी हुआ ना साक्षी, कसम से पूरी मुंबई बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा सबको। ये बोलकर उसने अब एक झटके से साक्षी को भी छोड़ और तुरंत वहां से निकल गया। साक्षी की गुस्से भरी नजरें अब शमशेर पर थी, जो खुद सत्या के पीछे पीछे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शबनम के कोठे पर मिष्टी बिस्तर पर बैठी थी और चंपा उसके लिए खाना लेकर आई थी। वो मिष्टी की तरफ देखते हुए बोली, जल्दी से खाना खा ले, शबनम दीदी ने बोला है कि तुझे अच्छे से खाना खिलाना, तेरा अच्छे से ख्याल रखना है। पहले खाना खा ले फिर तुझे कपड़े दूंगी, तू अच्छे से नहा लेना। मिष्टी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मुझे भूख नहीं लगी और ना ही मुझे नहाना है, मुझे बस थोड़ी देर सोना है। क्या तुम रूम से बाहर जाओगी? मेरा मतलब है मुझे ऐसे किसी के सामने नींद नहीं आती। चंपा गुस्से से बोली, नखरे मत दिखा, ज्यादा एक लगाऊं मुंह पर तो सारी नखरे बाहर निकल जाएंगे। अभी वो बोला ही रही थी कि शबनम दरवाजे पर आकर खड़ी हुई और गुस्से से चंपा की तरफ देखने लगी। जैसे ही चंपा ने उसे देखा, उसकी सांसें हलक में अटकने लगी। शबनम अंदर की तरफ आए और बोली, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी है, कैंची लाऊं या फिर इस जुबान को आग लगाऊं? बता क्या सजा चाहिए तुझे? चंपा हकलाती हुई बोली, माफ कर दो शबनम दीदी, लेकिन ये लड़की खाना नहीं खा रही थी तो। शबनम तुरंत बोली, नहीं खा रही तो मत खाने दे, तुझे भूख नहीं होगी और मैं जबरदस्ती खिलाऊंगी, तुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, चल दफा हो यहाँ से, इसे मैं खुद संभाल लूंगी। उसकी बात सुनकर चंपा तुरंत वहां से चली गई। अब शबनम मिष्टी के पास आए और खाने की तरफ देखने लगी, जो काफी लजीज लग रहा था। इतना लजीज खाना देखकर भी किसी को भूख ना लगे, तो समझो इश्क ने खाना पीना हराम कर रखा है। उसने वो खाने की प्लेट उठाकर साइड में रखी और फिर मिष्टी के चेहरे के नीचे अपनी 2 उंगलियां रखी और उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ तेरी हालत, लेकिन देख तू जितनी जल्दी अपनी किस्मत से सौदा कर लेगी, उतना तेरे लिए बेहतर होगा।
तेरी खूबसूरती देखकर कह रही हूँ कि दाग मत लगवाना इस खूबसूरती पर, वरना सारी उम्र पछताएगी। मेरे साथ चालाकी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना शबनम अगर तुझे प्यार से रखने की कोशिश कर रही है ना, तो जब सजा देने पर आएगी तो तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे भी नाजुक सी कली लग रही है तू, अपनी इस नाजुकता को संभाल कर रख, ग्राहकों को खुश करने के काम आएगी। मिष्टी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसे चुपचाप अपनी सारी बातें मानते हुए देख शबनम को हैरानी तो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिष्टी के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन वो मिष्टी को एक मौका देते हुए बोली, चल अब तू आराम कर, शाम के 5 बजे तुझे तैयार होना है। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर तुरंत कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते वो दरवाजा बंद कर गई थी। वहीं बाहर ही एक दरबान खड़ा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, जरा ख्याल रखना इसका। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और अब उस दरबान ने अपनी नजरें मिष्टी के कमरे की तरफ गड़ा दी। अंदर मिष्टी अब चुपचाप पलंग पर लेट गई और उसने अपना सिर तकिया पर रख दिया। उसकी आंखों के किनारों से अब आंसू बहने लगे थे और वो सत्या के बारे में सोच रही थी। वो ना भी सोचती तो सत्या का चेहरा खुद ही उसकी आंखों के सामने घूमने लगता था। सत्या का, उसे वो प्यार से देखना, प्यार से मुस्कुराते हुए उसे बंगालन बोलना, उसके साथ छेड़खानियां करना, उसे परेशान करना, तंग करना, उस पर अपना हक जताना, प्यार का इजहार करना, कभी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचना, तो कभी अपनी बाहों में भर लेना, वो सब मिष्टी की आंखों के सामने चल रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोली, सुना था इश्क बर्बाद करता है, लेकिन आज उस बर्बादी का मंजर अपनी आंखों से पहली बार देख रही हूँ मॉन्स्टर। लेकिन मैं खुद को खत्म कर सकती हूँ मॉन्स्टर, पर बर्बाद नहीं होने दूंगी। जिस मिष्टी को आपने हाथ लगाया, अब उसे कोई और नहीं छू सकता। मिष्टी को छूने का हक सिर्फ और सिर्फ आपका था। अगर किसी का साया भी मुझ पर आया तो ये मिष्टी खुद को खत्म कर देगी, लेकिन किसी को खुद को हाथ भी नहीं लगाने देगी। ये वादा है मिष्टी का आपसे। ये बोलकर वो एक बार फिर से हल्का सा मुस्कुराए और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बेशक से बंद हो गई थी, लेकिन उनसे बहते हुए आंसू अभी भी बंद नहीं हुए थे। आंखों के किनारों से आंसू निकलते हुए तकिए पर गिर रहे थे और वहां पर मिष्टी के सिसकने की हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थी। वहीं दूसरी तरफ सत्या की जीप घोष निवास के बाहर पहुंची और सत्या तुरंत जीप से निकलकर अंदर की तरफ आया, जहां पर वीर कारखाने जाने के लिए तैयार हो रहा था। सत्या जैसे ही अंदर आया, वीर और हर्षाली दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। हर्षाली के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया था। वीर तुरंत सत्या की तरफ देखते हुए बोला, सत्या भाव, आप यहाँ पर। सत्या तुरंत आगे की तरफ आया और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मिष्टी कहाँ है? वीर जल्दी से बोला, मिष्टी की शादी हो गई है सत्या भाव, हमने उसका लग्न कर दिया है। सत्या गुस्से से दांत पीसते हुए उसके चेहरे पर झुका। वीर की सांस हलक में अटकने लगी। उसके चेहरे पर पसीना उभरने लगा था। सत्या गुस्से से गरजते हुए बोला, कल रात पूरी मुंबई के सामने मैंने उससे शादी की, उसकी मांग में सिंदूर गिराया, और तू कहता है कि तूने उसकी शादी किसी और से कर दी। कहाँ है मिष्टी? बता वरना। हर्षाली जल्दी से बोली, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती सत्या भाव, हमने तो उससे कहा था कि आपकी और उसकी शादी हुई है, तो अब आप दोनों को साथ रहना चाहिए, लेकिन वो बोली कि वो इस शादी को नहीं मानती। तो अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ हर्षाली के गाल पर लगा और हर्षाली सीधा जमीन पर जाकर गिरी। वीर गुस्से से चिल्लाया, सत्या भाव। अगले ही पल सत्या ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और बोला, मिष्टी कहाँ है? हर्षाली सत्या की तरफ देख रही थी, जिसने अपने हाथ से वीर की गर्दन को पकड़ा हुआ था और उसे ऊपर की तरफ उठाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शेर ने बिल्ली का बच्चा अपने पंजे में उठाया हो। हर्षाली की डर से हालत खराब होने लगी थी। वो तुरंत ऊपर की तरफ उठी और बोली, वो मिष्टी की शादी अजय के साथ कर दी। वीर का दोस्त है अजय, उसी ने ये रिश्ता ढूंढा था। उसकी बात सुनकर वीर हैरानी से हर्षाली की तरफ देख रहा था, क्योंकि रिश्ता वीर ने नहीं बल्कि हर्षाली ने ढूंढा था। लेकिन हर्षाली अब अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ही नहीं सकती थी। उसे पता था कि सत्या किसी तरह अजय तक पहुंच जाएगा। अगर उसका नाम आया तो सत्या उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने सारा इल्जाम ही वीर पर डाल दिया था। वो तुरंत वीर की तरफ देखते हुए बोली, तुम अजय का पता दो ना सत्या भाव को, वो अपने आप वहां से मिष्टी को ले आएंगे। तुम रुको, तुमने पता लिख कर रखा हुआ था ना, मैं लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से अंदर की तरफ गई और एक कागज लेकर आई जिस पर अजय का पता लिखा हुआ था। सत्या ने गुस्से से गहरी नजरों से उन दोनों की तरफ देखा और बोला, अगर मेरी बंगालन को एक खरोच भी आई ना, तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
ये बोलकर उसने तुरंत उसे पर्ची को अपनी मुट्ठी में कसा और फिर वहां से निकल गया। शमशेर भी उसके साथ ही था और वो अपनी गहरी नजरों से पूरे घर में इधर उधर देख रहा था। वीर तो उसे फिर भी नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हर्षाली पर उसे शक हो रहा था। लेकिन फिलहाल उसने सत्या से कुछ नहीं कहा। सत्या जीप में आकर बैठा और शमशेर भी उसके साथ वाली सीट पर बैठा और जीप अजय के घर के लिए निकल गई। सत्या के जाने के बाद वीर हर्षाली की तरफ देखते हुए बोला, तूने ये क्यों कहा कि अजय को मैं ढूंढ कर लाया था? अजय को तो तू जानती है ना, तूने मिष्टी के लिए रिश्ता ढूंढा था। हर्षाली तुरंत बोली, तू कैसी बातें कर रहा है वीर? इस वक्त तुझे सिर्फ मिष्टी के बारे में सोचना चाहिए और तू इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहा है। मुझे तो मिष्टी के लिए डर लग रहा है, पता नहीं अब सत्या भाव मिष्टी के साथ क्या करेगा। कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। वीर मायूसी के साथ बोला, मुझे भी मिष्टी की बहुत टेंशन हो रही है। हर्षाली वीर की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि अब वो इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। अगर अजय ने सत्या के सामने बक दिया कि उसकी मिष्टी से शादी नहीं हुई है, बल्कि वो उसे खरीद कर लेकर आया है, तो सत्या ना ही हर्षाली को जिंदा छोड़ेगा और ना ही वीर को। उसकी नजरें कुछ सोचते हुए वीर पर और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ सत्या अजय के घर के बाहर पहुंचा और तेज कदमों से घर के अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नजरें अजय पर थी, जो सोफे पर लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। अजय ने जैसे ही अचानक से तेज कदमों की आहट सुनी, तो उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वहां पर लगभग से 7-8 आदमियों को देखकर वो हैरान रह गया और तुरंत अपनी जगह पर उठते हुए बोला, कौन कौन हो तुम? सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, तेरी मौत। लेकिन उससे पहले ये बता, मेरी बंगालन कहाँ है? उसके मुंह से बंगालन सुनकर अजय के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो कुछ रिएक्ट करता, उससे पहले ही अब सत्या ने आकर उसका गिरेबान पकड़ लिया था। मुंबई, अजय के घर पर सत्या ने अजय को गिरेबान से पकड़ा हुआ था और ऊपर की तरफ उठाया हुआ था। अजय हैरानी से सत्या की तरफ देख रहा था और सत्या भी गुस्से से उसे घूर रहा था। उसके मुंह से बंगालन सुनकर अजय को समझ नहीं आया कि सत्या उसे किसके बारे में पूछ रहा है। वो तुरंत बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारी बंगालन कौन है। छोड़ो मुझे, मैं किसी बंगालन को नहीं जानता। सत्या ने एक जोरदार पंच अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर जड़ दिया और उसे सीधा सोफे पर पटकते हुए बोला, मेरी मिष्टी कहाँ है? अब समझ में आया मैं किसके बारे में पूछ रहा हूँ, या फिर दोबारा समझाऊं? अजय दर्द से कराह उठा। उसने अपने चेहरे पर अपना हाथ रखा हुआ था जहां पर सत्या ने इतनी जोर से मारा था कि उसके होठों से खून बहने लगा था और वहां नीला निशान पड़ चुका था। मिष्टी का नाम सुनकर अब अजय सब कुछ समझ चुका था। वो तुरंत बोला, वो मिष्टी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता मिष्टी कहाँ है। सत्या ने उसकी बात सुनी और फिर पीछे पलटकर शमशेर की तरफ देखते हुए कुछ इशारा किया तो शमशेर और उसके सारे आदमी उस घर में फैल गए। 2 कमरों का घर इतना ज्यादा बड़ा था ही नहीं कि उसमें कोई छुप सके। सत्या के आदमियों ने उस पूरे घर की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी और तभी उन्हें अलमारी में रखे हुए नोटों का बैग मिला, जिसमें पूरे 30 लाख रुपए थे। इतने सारे पैसों को देखकर शमशेर हैरान रह गया। वो तुरंत उस बैग को लेकर बाहर की तरफ आया और उसने वो बैग सत्या की तरफ बढ़ाया तो सत्या अब सब कुछ समझ चुका था। इतने सारे पैसे चोर उचक्के दिखने वाले अजय के तो हो नहीं सकते थे, जरूर उसने मिष्टी के साथ कुछ किया था। अगले ही पल अब सत्या ने अपना हाथ शमशेर की तरफ बढ़ाया तो शमशेर ने रिवॉल्वर सत्या के हाथ में दे दी। सत्या ने वो रिवॉल्वर अजय की तरफ पॉइंट की। अजय अभी भी सोफे पर फैला हुआ था। जिस तरह से सत्या ने उसे पटका था उसमें उठने की भी हिम्मत नहीं थी, भागना तो दूर की बात। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बताएगा या फिर सीधा नरक में जाएगा? मुंह खोलेगा अपना या फिर मैं तेरा मुंह हमेशा के लिए ही बंद कर दूं? उसकी धमकी सुनकर अजय की आंखें बाहर आने को हो चुकी थी। उसने तुरंत अपने हाथ आगे की तरफ किए और सत्या को रोकते हुए बोला, मिष्टी को मैं कसौली बाड़ी काल्पनिक नाम की तरफ छोड़ आया। वो इस वक्त शबनम के कोठे पर। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही सत्या ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रख दी थी और अगले ही पल फायर कर दिया था। गोली सीधा अजय के होठों पर आकर लगी और उसके मुंह को चीरते हुए अंदर तक धंस गई। उसका पूरा जबड़ा एकदम फैल चुका था और पूरा मुंह खून से भर चुका था। एक ही गोली में वो सीधा नरक के द्वार पहुंच चुका था। अब तक सत्या के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल शांत नजर आ रही थी, जो उसके अंदर के कोहराम को बयां करने के लिए काफी थी। शमशेर आगे की तरफ आया और कुछ बोलने लगा, लेकिन इससे पहले ही सत्या तुरंत दरवाजे की तरफ गया और फिर वहां से बाहर निकलकर अपनी जीप में बैठा। अब उसे जल्द से जल्द कसौली बाड़ी पहुंचना था।
शमशेर तुरंत उसकी जीप में बैठने लगा, लेकिन तब तक सत्या ने जीप आगे बढ़ा दी थी। शमशेर जल्दी से दूसरी गाड़ी में बैठा और वो गाड़ी सत्या को फॉलो करने लगी। सिर्फ एक नहीं, तकरीबन 4-5 गाड़ियां एक साथ सत्या को फॉलो कर रही थी, जिसमें सत्या के सारे आदमी बैठे थे और उनके हाथ हथियारों से भरे हुए थे। पूरा मुंबई सत्या के उस काफिले को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ कसौली बाड़ी मिष्टी तकिए पर सर रखकर लेटी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसके आंसू नहीं रुके थे। तभी रूम का दरवाजा खुला और चंपा अंदर आई। चंपा उसके पास आकर बोली, अब अगर तेरी नींद पूरी हो गई तो उठ जा, मेहमानों के आने का वक्त हो चुका है। मिष्टी ने अपने माथे से अपना हाथ हटाया और आंखें खोलकर चंपा की तरफ देखा। वो बेजान सी बिस्तर से उठी और चंपा की तरफ देखने लगी। चंपा गुस्से से बोली, ऐसे क्या घूर घूर कर देख रही है मुझे? चल जल्दी से उठ यहाँ से और ये ले तेरे कपड़े, इन्हें पहनकर जल्दी से तैयार हो जा। मिष्टी ने उन कपड़ों की तरफ देखा जो बेहद भारी भरकम थे और उसके साथ ही ज्वेलरी का भी एक डिब्बा था। मिष्टी ने चुपचाप उसके हाथों से वो सामान लिया और उसे बिस्तर पर रख दिया। ज्वेलरी का बॉक्स अलग कर उसने साइड में रखा और फिर कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। चंपा उसे जाते देख बोली, इस कोठे की रानी मैं हूँ, यहाँ हर ग्राहक सिर्फ और सिर्फ मेरी मांग करता है। आज तक शबनम ने मेरी जगह कभी किसी को नहीं दी। अपने खास मेहमानों को वो मेरे पास भेजती है और मैं उन्हें इतना खुश करती हूँ कि वो लोग शबनम को पैसों से भर देते हैं। लेकिन शबनम अब अपने खास मेहमानों के सामने तुझे पेश कर रही है, पर तू मेरा जलवा खत्म नहीं कर सकती। आज तक इस कोठे में सिर्फ मेरी बोली लगी है, क्योंकि जो बात चंपा में है वो और किसी में नहीं। लेकिन फिर भी एक कोशिश कर ले तू, क्या पता तुझे भी कोई पसंद कर ले। पर वो भी लौटकर तो चंपा के पास ही आएगा। उसकी बात सुनकर मिष्टी मुस्कुराए और बोली, आपको बुरा नहीं लगता ये सब काम करते हुए? चंपा हंसी और बोली, तुझे बुरा लगेगा क्या? लगता है खुद को कुछ ज्यादा ही समझती है तू, पर तेरी भी कोई गलती नहीं। अभी इस कोटे में नई नई आई है तू, इसीलिए नखरे दिखा रही है, पर जब किसी के साथ रात बिताएगी ना तो खुद ब खुद सुबह उठकर ग्राहक का इंतजार करेगी। ये वो नशा है जो एक बार लग जाए तो फिर कभी नहीं उतरता। मुझे भी शुरुआत में 1-2 बार बुरा लगा था, लेकिन अब तो जब तक पूरी रात किसी दमदार मर्द की बाहों में ना गुजार लूं मेरी सुबह नहीं होती। मिष्टी उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए और बोली, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और जल्द से जल्द इस नर्क से बाहर निकाले। उसकी बात सुनकर चंपा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और मिष्टी तुरंत वॉशरूम के अंदर की तरफ चली गई। कुछ ही देर में वो उन कपड़ों को पहनकर वॉशरूम से बाहर आई। चंपा वहीं पर खड़ी थी क्योंकि शबनम ने उसी की ड्यूटी लगाई थी मिष्टी को बाहर सबके सामने लाने की। बाहर महफिल सज चुकी थी और मेहमान भी आना शुरू हो चुके थे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे और अब वहां पर सिर्फ मिष्टी का इंतजार हो रहा था। सामने शबनम अपने झूले पर बैठी थी। उसने जैसे ही चंदू को इशारा किया, चंदू तुरंत चंपा और मिष्टी को लाने के लिए मिष्टी के रूम की तरफ बढ़ गया। वही चंपा ने मिष्टी को तैयार कर दिया था। उसने उसका चेहरा बिगाड़ने की, उसका मेकअप बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन मिष्टी फिर भी इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि सामने आसमान का चांद भी उसे देखकर फीका लग रहा था। मिष्टी को लेकर चंपा कमरे से बाहर निकली और बाहर बरामदे की तरफ जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ बरामदे में शबनम अपने सामने बैठे हुए रईसदारों की तरफ देखते हुए बोली, जरा खुद का दिल संभाल कर रखिएगा आप लोग। आज जो हुस्न आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसे देखकर कईयों के दिल कत्ल होने वाले हैं। तभी उनमें से एक लाला शाह, जो बाहर की दुनिया में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसका नाम रणविजय चौधरी था, वो तुरंत बोला, तुम उस हुस्न को पेश तो करो, हम तो तैयार बैठे हैं दिल पर जख्म खाने के लिए। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, वहां पर सत्या की आवाज गूंजी, दिल पर जख्मों का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ गोलियां बहुत चलने वाली है। उसकी आवाज सुनकर दूर से आ रही मिष्टी के भी कान जैसे एकदम से खड़े हो गए। उसकी नजरें सामने की तरफ उठ गई जहां पर सत्या खड़ा था और उसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसके पीछे ही शमशेर और शंभू आकर खड़े हो गए और फिर उनके पीछे तो जैसे सत्या के आदमियों का पूरा सैलाब वहां आया हुआ था। शबनम ने जब अपने सामने सत्या को देखा तो हैरान रह गई। वो तुरंत बोली, सत्या सूर्यवंशी आज शबनम के कोठे पर, और वो भी इतने गुस्से में। ऐसी भी क्या गुस्ताखी कर दी मैंने? ये बोलते हुए उसके होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। वही सामने महफिल में जो रईसदार बैठे थे उनमें से कई तो सत्या को वहां पर देखकर ही अपनी जगह से उठे और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। शबनम ने जब उन लोगों को जाते हुए देखा तो तुरंत गुस्से से बोली, अभी महफिल खत्म नहीं हुई है और शबनम के कोठे से मेहमान तब तक नहीं जाते जब तक महफिल खत्म ना हो जाए।
एक आदमी शबनम की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन जहाँ पर सत्या भाव हो वहां पर हमें नहीं लगता कि इस तरह की कोई महफिल अब लग सकती है, फिर कभी मिलते हैं शबनम। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे बाकी के आदमी भी। लेकिन अभी भी सामने दो तीन आदमी खड़े थे जिनमें रणविजय चौधरी भी था। वो अपनी जगह से उठा और सत्या की तरफ आते हुए बोला, आज सत्या सूर्यवंशी यहाँ पर? क्या बात, मैंने तो सुना था कि सत्या सूर्यवंशी को ऐसे शौक नहीं, लेकिन लगता है बीवी आजकल सही से कुछ नहीं कर रही। पर मैंने तो सुना है कल की तुमने एक और शादी की और वो भी अपनी रखेल से। यार इतना बताओ, रखेलों से शादी कौन करता है? जिसके साथ पहले ही मजे ले लिए उसके साथ कैसी शादी? अभी वो बोल ही रहा था कि सत्या ने अगले ही पल रिवॉल्वर उसकी तरफ तान दी और बोला, अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। रणविजय मुस्कुराया और बोला, लगता है मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है। शबनम तुरंत अपने झूले से उठी और सत्या के सामने आकर खड़ी हुई। वो सत्या की तरफ देखते हुए बोली, अगर इस कोठे से कुछ चाहिए तो साफ साफ बताओ सत्या सूर्यवंशी, इस तरह कोठे का माहौल मत खराब करो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिष्टी कहाँ है? शबनम व्यंग्य से मुस्कुराए और बोली, अच्छा तो अब समझी मैं, आज सत्या सूर्यवंशी इस कोठे पर क्यों आया। तभी मुझे लगा कि मैंने उस लड़की को कहीं तो देखा है। अब याद आया कि कल रात गणपति पंडाल पर जो लड़की थी वो मिष्टी ही थी। सत्या उसे शांत नजरों से देख रहा था। शबनम हल्का सा मुस्कुराए और फिर पीछे झूले की तरफ चली गई। वो झूले पर बैठी और जैसे ही उसने अपने हाथों को हल्का सा ऊपर कर ताली बजाई, चंपा तुरंत मिष्टी को लेकर आगे की तरफ आई। मिष्टी की सांसों में भी जैसे एक खुशबू थी जो सत्या को महसूस हो सकती थी। उसने तुरंत पलट कर पीछे देखा तो नजर मिष्टी पर गई जो लाल रंग की चुनरी अपने माथे पर लिए अपना चेहरा हल्का सा छुपाए खड़ी थी। उसने गहरे हरे रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिसका ब्लाउज हद से ज्यादा छोटा था। अगले ही पल सत्या उसके करीब आया और एक झटके से उसने मिष्टी का घूंघट उसके चेहरे से हटाया और उस चुनरी को पूरी तरह से उसके सीने पर लपेट दिया। मिष्टी अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देख रही थी। सामने बैठी शबनम गुस्से से कांपते हुए बोली, अब वो तुम्हारी बीवी या फिर तुम्हारी रखेल नहीं है सत्या सूर्यवंशी, अब वो इस कोठे की तवायफ। अभी वो बोल ही रही थी कि सत्या ने अपनी गन को पीछे की तरफ घुमाया और शबनम की तरफ पॉइंट करते हुए ऊपर की तरफ कर गोली चलाई, जिससे गोली सीधा झूले की जंजीर पर जाकर लगी और अगले ही पल वो दोनों जंजीर टूटकर वो झूला नीचे गिर गया। शबनम धड़ाम से नीचे जमीन पर गिरी। उसके होश उड़ गए। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, निशाना गलत नहीं लगाया मैंने और ना ही मेरा निशाना चूका है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। अब उसने वापस पलटकर मिष्टी की तरफ देखा और बोला, एक बार भी कोशिश नहीं की तूने अपने मॉन्स्टर के पास आने की। कहा था तुझे मत जा छोड़कर, लेकिन तू नहीं मानी और यहाँ आ गई, और अगर मैं नहीं आता तो तू आज सबके सामने। उसकी बात सुनते हुए मिष्टी ने अपना चेहरा झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। रणविजय चौधरी की नजरें सत्या और मिष्टी दोनों पर थी और मिष्टी को देखते हुए वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कुराहट खूबसूरत कहीं से भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, ये तो बवाल है। मुझे लगता है फिलहाल मुझे यहाँ से चलना चाहिए। क्या शबनम, जब महफिल में दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं तो महफिल क्यों जमाई? खामखा वक्त खराब किया मेरा। शबनम तुरंत बोली, ये महफिल जमेगी। कोई भी आज की महफिल को रोक नहीं सकता। शबनम के कोठे पर जब जब महफिल लगी है तो पूरी हुई है और उसमें बोली भी लगी है। एक भी महफिल ऐसी नहीं हुई जिसमें बोली ना लगे, और आज भी इस कोठी पर बोली लगेगी और बोली लगेगी इस मिष्टी की। ये बोलते हुए वो गुस्से से मिष्टी की तरफ देख रही थी। अगले ही पल अब सत्या उसकी तरफ आया। शबनम झूले के बिल्कुल करीब खड़ी थी। सत्या ने नीचे गिरी हुई उस जंजीर को उठाया और अगले ही पल उसे शबनम के गले में डाल दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को किसी चीज का कोई अंदाजा नहीं हुआ और ना ही कोई कुछ रिएक्ट कर पाया। अगले ही पल सत्या ने उस जंजीर को कसकर खींचा और बोला, कहा था तुझे अभी बहुत कुछ बाकी है। चुपचाप बैठी रहती तो शायद तुझे छोड़ भी देता। लेकिन ये जानने के बाद भी कि जो लड़की तेरे सामने खड़ी है वो इस सत्या सूर्यवंशी की बीवी है, तूने अपनी जुबान पर लगाम नहीं दी, तो अब मैं भी मेरे हाथ नहीं रोक सकता। ये बोलकर उसने अब और भी ज्यादा जोर से उस जंजीर को खींच दिया। शबनम की आंखों की पुतलियां बाहर आने को हो चुकी थी। उस जंजीर से उसकी गर्दन कसकर दबी हुई थी, जिससे उसकी गर्दन से खून बहने लगा था। शबनम की सांस उसकी हलक में अटक चुकी थी। मिष्टी हैरानी से सत्या की तरफ देख रही थी। वो तुरंत आगे की तरफ आए और उसने अपना हाथ सत्या की तरफ बढ़ाया,
लेकिन उससे पहले सत्या ने अब एक झटका और लगाया और शबनम की टूटी हुई गर्दन उस जंजीर के एक हिस्से पर लटक गई और उसके हाथ पैर जो वो जोरों से चला रही थी वो एकदम से शांत हो गए। मिष्टी बस शबनम और सत्या की तरफ देखती ही रह गई। सामने खड़े रणविजय चौधरी की आंखें भी बड़ी हो चुकी थी। उसने सत्या के पागलपन के बारे में सुना बहुत था, लेकिन आज पहली बार अपनी आंखों से देख रहा था। एक झटके में सत्या ने शबनम को छोड़ा और फिर वापस मिष्टी की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।